अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सारा सुमरो। मैं आई एम वर्किंग एज़ अ रजिस्ट्रार इन इंडस डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सेंटर कराची। आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं उसका नाम है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ बाय फार्मीवो प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर याकूब अहमदानी, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं इंडस डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सेंटर कराची में। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हज एंड डायबिटीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हज का सीज़न है, तो कुछ या तो हाजी जा चुके हैं या कुछ अपने सफ़र में हैं, कुछ जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें हम लोग बहुत सारी हज की बातें और स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ जिनको है, अ, उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं, एसेंशियल्स हैं जो कि वहाँ पे लेके जाने चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे रिगार्डिंग कि हज का सीज़न है और बहुत सारे लोग हज के लिए भी जा रहे हैं, बहुत जी। सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज़ द प्रिपरेशन, क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना अरसा पहले से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या दवाएं अपने साथ लेके जानी चाहिए, कौन से टेस्ट हैं जो उनको करवाने चाहिए, ये सब थोड़ा सा इस पे आप हमें बताएंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए, जो हम माशाल्लाह काफ़ी सालों से इस मौजू पर मेहनत भी कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, मरीज़ों को बताने की भी कोशिश करते हैं कि हज के मौके पर शुगर के मरीज़ों को कैसे अपने पेचीदगियों से भी बचा जाए और अपनी शुगर को कंट्रोल करने में किस तरीके से वो हेल्प हमसे ले सकते हैं और हम किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो शुगर के मरीज़, वहाँ पे सवाल के अंदर बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मुख्तसर तरीन बात यह है कि शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पर और दीगर अमराज के मरीज़ों को भी आम तौर पर, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, जो भी हज पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं और बड़ी सआदत उनको हासिल हो रही है कि अल्लाह के घर बुलाए जा रहे हैं और अल्लाह के दरबार में पहुँचेंगे, तो ये ज़िंदगी में आदमी शायद एक मर्तबा करता है ये सफ़र। अब इसमें शुगर के मरीज़ भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने कहा, तो इनका अपनी जाने से पहले, यानी कई महीनों पहले पहले से पता चल जाता है कि भाई हज का इरादा है और उसके लिए प्लानिंग शुरू कर देता है आदमी। सालों से कर रहा होता है प्लानिंग, के पैसे जमा करता है, बड़ी कोशिशों से पैसे जमा होते हैं, फिर आदमी उसका कसरत करता है, इरादा करता है। तो शुगर के मरीज़ों को भी पता है कि भाई मुझे हज पे जाना है, तो वो कई महीनों पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मिल लें कि मुआलिज उनकी असेसमेंट कर ले कि उनकी शुगर कैसी कंट्रोल है, उनको कोई दीगर अमराज तो नहीं है। जैसे अक्सर शुगर के मरीज़ों में दिल के अमराज भी होते हैं, किडनी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी गुर्दों के मसाइल भी होते हैं, और इनके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जो उसकी ज़रूरत है कि हम उसको चेकअप करा लें। तो इसलिए डॉक्टर से मिलना या मुआलिज से मिलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर क्या देखेगा? डॉक्टर देखेगा कि शुगर की कंट्रोल उनका सही है कि नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब कंट्रोल चल रहा है, जिसका टेस्ट से अंदाज़ा होगा। HbA1c एक टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए से पता लग जाता है कि शुगर कंट्रोल पिछले 3 महीने का कैसा है। तो शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरा, गुर्दे के अफ़ाल सही हैं कि नहीं, तो गुर्दे के टेस्ट भी कराए जाते हैं। फिर दिल की हालत के बारे में हिस्ट्री भी ली जाती है कि भाई देखो, सीने में दर्द तो नहीं होता, साँस तो नहीं फूलता, चलने फिरने में एक्सरसाइज टॉलरेंस, यानी चलने में कितना चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, क्या कैपेसिटी है, तो इसका अंदाज़ा डॉक्टर करता है कि भाई इनकी दिल की हालत कैसी है। फिर ईसीजी भी करा के देख सकते हैं। जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है, तो उनकी असेसमेंट ये करनी होती है कि इस वक्त स्टेबल है कि नहीं है, कि उनको कोई दर्द वगैरह, सांस वगैरह फूलने की तो शिकायत नहीं है। तो ये असेसमेंट, यानी ये सारी असेसमेंट जाने से पहले कराना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बहुत अहम है कि हमारे शुगर के मरीज़ों में अक्सर न्यूरोपैथी के शिकार होते हैं, यानी उनको असाबी कमज़ोरी होती है, न्यूरोपैथी इसको कहते हैं। तो यानी पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों में जलन, चुभन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये न्यूरोपैथी के शिकार मरीज़ हैं। डायबिटीज़ में बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसे मरीज़ों का अपना पैरों का भी चेकअप करा लेना चाहिए वहाँ जाने से पहले। जिनको न्यूरोपैथी होती है, उनको आगे मसाइल पेश आ सकते हैं। तो ये चेकअप भी हो जाएगा अगर वो मुआलिज से मिल लेंगे। फिर उनकी दवाएँ तजवीज़ होंगी कि दवाओं में क्या तब्दीली करनी है हज के दौरान, तो ये सब भी बात वहाँ
कही जाएगी और फिर उनको पेचीदगियाँ वहाँ क्या हो सकती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए मुअल्लिज से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि दवाओं की भी तरतीब बन सके और दीगर उनको आगाही बहुत सारी चीज़ों की करने की ज़रूरत होती है। हज में बहुत सारे मसाइल पेश आ सकते हैं, तो उनसे वो पेचीदगियाँ जो पेश आ सकती हैं उनका मालूमात होना और उनको कैसे हल करना है इसका मालूमात होना, इसलिए ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर से मिल लें। सर अच्छा ये बताएंगे कि ऑलमोस्ट कितने महीने पहले हमें एटलीस्ट अपने मॉलेज से मिलना चाहिए, क्योंकि देखें 6 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले। जी हाँ, मेरे ख़्याल से 3-4 महीने पहले मिल लें। उमूमन इसमें रमज़ान बीच में आता है, जी। तो रमज़ान से पहले भी रमज़ान की तैयारी होती है और फ़ौरन बाद रमज़ान के शव्वाल और ज़िलक़अदा 2 महीने होते हैं जिसमें कि तैयारी की यानी असेसमेंट हो सकती है। तो ईद के फ़ौरन बाद यानी पहली ईद के साथ अब ये जो हमारी शव्वाल की ईद होती है जो पहली ओके। शव्वाल, उसमें पहले महीने में अगर मिल लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये था कि एक टूल किट हम लोग लेके जाते हैं वहाँ पे, जो कि एसेंशियल जो हमने चीज़ें रखनी होती हैं उसमें उसमें आप क्या तजवीज़ करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएँ? शुगर के मरीज़ों में जो चीज़ें उनको साथ रखनी चाहिए ना, एक तो उनको अपना प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ लिखा हुआ होना चाहिए और फ्रेश जो होना चाहिए, जो इस वक्त दवाएं चल रही हैं वो। और एक कागज़ पे मैं मरीज़ों को एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी जो जो भी बीमारियाँ उनको हैं, शुगर और उसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ, वो सब एक पर्चे पे दर्ज हो। बाज़ मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ, कि वहाँ लोग हमारी ज़बान नहीं समझ रहे, हम उर्दू में बोल रहे हैं, सिंधी में बोल रहे हैं, बलूची में बोल रहे हैं, कोई और ज़बान में बोल रहे हैं, और वो अरबी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ताकि समझने में आसानी हो कि बर वक्त वो आपकी हिस्ट्री देख के पर्चा आपके पास हो कि आपकी बीमारियां ये हैं, वो लिखी हुई होंगी, तो उसमें फिर उनके लिए आसानी होगी जो उनके मुआलिज होंगे वहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पर्चा पे ये दवाएं भी लिखी हुई हों, एक पर्चे पे उनकी जो भी बीमारियां हैं उसका लिखा हुआ हो, समरी हो, वो बहुत अच्छा है। बाकी टूल किट की आपने बात की, तो ज़ाहिर है कि शुगर के मरीज़ हैं तो उनको अपने साथ ग्लूकोमीटर रखना है, जो शुगर चेक करने का आला है। फिर वाफिर मिकदार में स्ट्रिप्स रखनी है कि वो स्ट्रिप्स इतनी तादाद में हो कि वहाँ सफ़र भर में काम आ सकें। और इनको अपनी दवाएं रखनी है साथ, वो भी इतनी मिकदार में हो कि जितने दिन का सफ़र है उतनी मिकदार, कम से कम अगर 40 दिन का सफ़र है तो भले 2 महीने की दवाएं अपने साथ रख लें। और ये सारी दवाएं ये वहाँ से पैक होती हैं हाजी कैंप से, तो वो डॉक्टर के नुस्खे के साथ उसको पैक भी करवाएं। और अपने साथ कुछ मास्क वगैरह रख सकते हैं, अपने साथ छतरी रखें। छतरी सफ़ेद रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लैक छतरी जो है ना ज़्यादा हीट हीट कर को देती है, जस्ट एब्जॉर्बेंट करती है, होती है। एब्जॉर्ब जी। करती है। तो इसलिए वाइट कलर की छतरी है, लाइट कलर की छतरी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अपने साथ रखें। कोई गर्मी का हज है, जी। गर्मी का मौसम है, तो गर्मी से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि पेचीदगियाँ हो सकती हैं, तो छतरी रख लें। अगर कोई चश्मा पहनता है तो एक एक्स्ट्रा ग्लास का पेयर भी अपने साथ रखे। स्ट्रिप्स की बात होगी, ग्लूकोमीटर, दवाएं, ये सब रहेंगी। और मास्क की मैंने बात कर ली। कोई सैनिटाइज़र अपने साथ रख लें जो हाथ को अगर साफ़ करने के लिए ज़रूरी होता है। कॉटन एंड टिश्यूज़ वगैरह, कॉटन, ताकि टिश्यू, जी हाँ, ये यस। सब ओके चीज़ें सर, जो एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट्स ज़ाहिर सी बात है इंसुलिन पे होते हैं, तो अब इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ज़ाहिर सी बात है आपने उसको अगर नहीं स्टोर किया प्रॉपर्ली तो वो फ़ायदा नहीं है उसका। तो उसकी स्टोरेज के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि कैसे उसको स्टोर किया जाता है, स्पेशली जब आप इतना लंबा सफ़र करते हैं हज में, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए अक्सर जगहों पे तो एसी होता है। हम जी। कहते हैं कि इंसुलिन को अपने लगेज में ना रखें, बल्कि हुँ। अपने हैंड कैरी में रखें। और उसपे कूल किट आती है, कूल किट्स मौजूद होती हैं जो मिलती हैं आराम से। अगर नहीं भी मिल रही तो आप अगर टेम्परेचर ठंडे पानी में रख सकती हैं, थर्मोस पे ठंडे पानी के अंदर रख सकते हैं उसको, पानी को आपको चेंज करना होगा। और जहाँ तक अक्सर जगहों पे तो एसी मिलेगा, एयरपोर्ट पे भी एसी होता है, आपके एरोप्लेन में भी एसी होता है। और जब आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह होता है, तो इतना मसला होता नहीं। मीना के अंदर भी जब 5 दिन जो हज के हैं उसमें भी रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें रख सकते हैं। सफ़र के दौरान सिर्फ अंदेशा, जब आप किसी जगह ऐसी जगह जा रहे हैं धूप वगैरह है और वहाँ कोई वो
हो सकता है, लेकिन आप अपनी इंसुलिन को तो हर वक्त साथ नहीं रखेंगे, आप स्टोरेज में रखेंगे, जहाँ आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें रखेंगे, आप निचले खानों में, आपके होटल में भी होते हैं रेफ्रिजरेटर्स, उसमें रख सकते हैं। सिर्फ 5 दिनों में आपको, जिसमें सफ़र के दौरान तो इंसुलिन घर पे ही उमन रहती है, मिना में आप लेके जाएंगे, वहाँ फ्रिज वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इतना मसला नहीं होता। और इंसुलिन के साथ उनकी जो सिरिंजेस हैं वो, और सिरिंजेस तो जी, रखनी होगी, ज़ाहिर है ठीक कि है, उसके बगैर तो इंसुलिन लगेगी नहीं, तो वो भी सही, आपको साथ ठीक है। मकदार में रखना है। अच्छा सर, एक और चीज़ ये है कि आप अपनी मतलब पेशेंट्स, हाउ डू दे मेंटेन देयर शुगर, मतलब थ्रू आउट जब वो मिना में और सफ़र में जाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सफ़र के दौरान, क्योंकि ये मुशक्क़त भी है काफ़ी और इसमें ट्रैवलिंग, चलना फिरना भी ज़्यादा है, तो हाई होने की भी चांसेस हैं शुगर के और लो होने की भी वो चांसेस हैं। कॉम्प्लिकेशंस में भी हम या लोग जी, ये तो अब ये कि ज़ाहिर है कि मेंटेन रखना, जैसे उसूल मेंटेन करने के हैं वो वहाँ भी फॉलो करने होंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई चलो अब हज पे आ गए हैं तो यहाँ आप दवाएं छोड़ दें और चेक भी नहीं करते, और बस अब हम अल्लाह के घर आ गए हैं, अब हम इबादतें करेंगे और शुगर को अभी भूल जाते हैं और चेक करना भी छोड़ देते हैं, दवाएं भी छोड़ देते हैं। तो ये अप्रोच सही नहीं है और ये शरीयत का भी हिस्सा हुक्म नहीं नहीं है, है कि ठीक। शरीयत में भी हमें ये सिखाया गया है कि भाई इलाज अपनी जगह करना है, तवक्कुल अल्लाह पे करना है, लेकिन इलाज छोड़ना नहीं है। तो परहेज़, जैसे हम बताते हैं कि शुगर कंट्रोल करने के लिए परहेज़ वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी करेंगे। चहलकदमी तो वहाँ हो ही जाएगी, जो हम अपने मरीज़ों को बताते हैं, खूब चहलकदमी करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा रोज़ाना वॉक करें। तो अब जैसे जो वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ तो चलना काफ़ी पड़ता है, मौके मौके पे ना भी चलना चाहें तो भी चलना पड़ता है। तो उसमें प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर दें चलने की, जो वहाँ जा रहे हैं तो पहले से यहाँ चलने की आदत डालें, ताकि वहाँ कोई मुशक्क़त एकदम से ना हो जाए, क्योंकि जिनकी चलने की आदत नहीं होती उनके लिए ज़रा थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से ही चलना शुरू करते हैं। तो एक एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, और जो है मॉनिटरिंग हो गई कि आप पे अपनी शुगर के आला साथ होगा तो चेक करते रहेंगे, आपको टेंडेंसी पता चलती रहेगी कि शुगर लो की तरफ जा रही है या हाई की तरफ जा रही है, तो आप उसके लिहाज से एडजस्टमेंट कर सकेंगे अपनी दवाओं को भी और इस लिहाज से अपने खाने पीने को भी। तो सर मुझे बताएं कि मिनिमम, ज़ाहिर-सी बात है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है और यू नॉट एट अ प्लेस दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल, आप घर पे नहीं हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो उस सफ़र में आपको एटलीस्ट अपनी शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए? लेकिन जब आपके वो दिन हैं जिसमें आपको ज़्यादा चलना है, जैसे हज के जो अय्याम होते हैं, इसमें एग्ज़ैक्टली, रमी जमरात के लिए जी, जाते हैं कंकरियाँ मारने, तो उसमें चलना होता है। जी, मुज़दलिफ़ा से वापसी जी। पे भी चलने का होता है, और ये सफ़ा मरवा पे भी चलना ही है। तो चलना जिन दिनों में आपको है सही, जिस जिस दिन कर रहे हैं आप, या जिस दिन आपको तवाफ़ करना है या लंबा चलना है, हुँ, तो उस दिन आप जो है वो जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज से पहले कुछ अपनी शुगर भी चेक कर लें, और अपने अगर शुगर कोई स्नैक्स ले लें किसी एक्टिविटी के करने से पहले। तो ये एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, तो उससे पहले कुछ आदमी खा के ये करे, खाली पेट ना जाए कि हाइपो, यानी शुगर लो होने का ख़तरा होगा कि आदमी ने खाया हुआ नहीं है और लंबी मुशक्क़त कर ले या हुँ, लंबा चल रहे, तो हुँ, एंटिसिपेट करना पहले से हुँ, कि शुगर लो होने का एहतमाल होगा, अगर मैं आज तवाफ़ की नीयत है, सही करने जा रहा हूँ, या हज के अय्याम है, मत जब रमी करने जा रहा हूँ, तो ऐसे मौक़ों पे कुछ ना कुछ लाइट स्नैक्स लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शुगर अपनी चेक करते रहें, सुबह शाम कर लें, कभी खाने से पहले कर लें, कभी खाने के बाद कर लें, ताकि हमें एक आइडिया रहे। हर वक्त तो नहीं चेक कर सकेंगे, ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ना जी, कुछ मामूल बना लें कि दिन में 1 से 2 मरतबा ज़रूर चेक हो जाए, ठीक। और अगर ज़्यादा ख़राब आ रही तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें ज़्यादा। सही। अच्छा सर, जो हम लोग मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं अभी, तो मुझे बताएँ कि कोई ऐसा टूल है जो कि ज़्यादा कन्वीनिएंटली पेशेंट्स को अपनी मॉनिटरिंग के लिए, शुगर मॉनिटरिंग के लिए अवेलेबल हो, स्पेशली इतने लंबे सफ़र के लिए? हाँ जी, ये ग्लूकोमीटर्स का इस्तेमाल बाज़ मरीज़ जी, बार-बार की प्रिकिंग से थोड़े बिल्कुल। से परेशान रहते हैं जी, कि भई जी। अब, और फिर इसमें ये है कि वज़ू टूटने का मसला रहता है। ज़ाहिर है कि एहराम में तो कोई मना नहीं है चेक करना, एहराम की हालत में आप चेक कर सकते हैं अपनी शुगर। लेकिन ये कि मसला उसका है कि वज़ू अगर बहेगा खून तो आपका वज़ू टूट जाएगा, तो उसके लिए 5 मरतबा वज़ू करना हर जगह आसान नहीं होता, बिल्कुल। पानी की अवेलेबिलिटी और फिर रश में जाना। तो मैं ऐसे टूल्स आ गए हैं, जैसे सीजीएम के डिवाइसेस आ गई हैं कि जिस पे आप एक डिवाइस आपके लग जाती है और आप उसको
कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि आपके मोबाइल में आ जाती है रीडिंग के शुगर आपकी इस वक्त क्या चल रही है, हर मिनट पे आपको पता चल रहा है कि शुगर आपकी क्या है। तो लो हो रही है तो अलार्म बजने लगता है, हाई हो रही है तो अलार्म बजने लगता है। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है कि जो हज के मौके पे बहुत यूज़फुल हो सकती है, बहुत कारआमद हो सकती है कि आदमी को लो होने का भी पता चलता रहे और हाई हो रही है तो भी पता चलता रहे। जब आदमी को पता चलता रहेगा तो अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है कि भाई अगर डाइट में कोई बदपरहेज़ी हो रही तो उसको एडजस्ट कर सकता है, दवाओं में कोई बढ़ाने की घटाने की ज़रूरत है तो वो पता चल सकता है। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है, इसमें आपको बार बार प्रिक नहीं करना पड़ता। और 10-15 दिन के लिए ये सेंसर लगता है जिस सेंसर से आप अपनी शुगर को देख सकते हैं कि वो कैसी चल रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ये डिवाइस है। ये अगर हज पे जाने वाले लोग इसको इस्तेमाल करें तो ये लगी रहेगी, बस आपको मोबाइल आपका बताता रहेगा शुगर क्या है। सो बहुत कन्वीनियंटली बहुत आपकी जो है वो कन्वीनियंट होगा चेक हो जी। जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, जी ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस में आप एक तो हम लोग डिसाइड मतलब बताएंगे कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जी शुगर की बहुत कमी होना या ज़्यादती होना। और इसके अलावा तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हाउ टू प्रिवेंट, कि कैसे हम लोग इन सी चीज़ों से बच सकते हैं, और अगर हो जाता है तो इन चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, कि उसमें कैसे हम लोग कर सकते ठीक है। तो देखिए शुगर लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है, और वो वजूहात वही हैं, यहाँ भी वही वजूहात हैं और वहाँ भी। वहाँ जैसे हम कहते हैं ना कि हमने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली अपने मामूल से तो शुगर लो हो सकती है। आपने खाना कम खाया तो शुगर हो सकती है। आपने खाना नहीं खाया तो शुगर लो हो सकती है। तो ये ही वजूहात वहाँ भी हैं। वहाँ चूँकि चलना ज़्यादा है तो ये एहतमाल रहेगा कि शुगर लो ना हो जाए। तो इसलिए जैसे मैंने ज़िक्र किया कि स्नैक्स रखें और शुगर मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी शुगर लो चल रही है। अगर लो चल रही है तो आप अपनी इनटेक को बढ़ा सकते हैं। अपनी दवाओं को, जैसे हम रिकमेंड भी करते हैं कि जिन दिनों में चलना ज़्यादा है उन दिनों में आप अपनी जो डोजेज़ ले रहे हैं उसमें 25% कमी कर दें। इंसुलिन में भी और गोलियों के अंदर भी, कि एंटिसिपेट ये करते हैं कि आगे शुगर लो हो सकती है। जिनकी हाई चल रही है उनके लिए मसला नहीं होता, लेकिन जिनकी लो नॉर्मल चल रही है या लो चल रही है तो उनको चाहिए कि अपनी एडजस्टमेंट्स कर लें इसके, कि उन दिनों में जिस पे चलना ज़्यादा है, जो हज के 5 अय्याम है उसमें ये ज़्यादा होता है। फिर खाने का अपने वक्त पर लेना। खाना डिले हो जाता है 5 दिनों में जो होता है, तो कभी खाना वक्त पे नहीं मिल रहा होता, कभी खाना अपनी चॉइस का नहीं मिल रहा होता, कभी खाना जो होता है वो हम घर जैसा तो नहीं होता, तो कभी हमें कुछ और चीज़ें मिल जाती है जो कभी स्नैक्स से गुजारा करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ख्याल रखने कि खाना हमारा वक्त पे हो, उसके इंतज़ाम पहले से कर लें ताकि कि हमारा खाना डिले ना हो, क्योंकि हमने दवाएं ले ली हैं, अब वो तो काम कर रही हैं और खाना हमने वक्त पे नहीं खाया तो शुगर लो हो जाएगी। तो इस तरीके से खाने का नज़म और खाने की मिकदार कोशिश करके वही हो। वहाँ भी खाने में रोटी जो वहाँ आमतौर पे मिलती है वो सफ़ेद आटे की रोटी होती है, तो उससे अवॉइड करें कि भाई वो हमारी शुगर को बढ़ा देगा। तो नान या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी भी होती हैं, तो काफ़ी उसमें इनटेक का ख़्याल रखना पड़ता है। खजूरों का इस्तेमाल बाज़ लोग वहाँ जाके ज़्यादा करने लगते हैं, उनकी शुगर इसकी वजह से हाई हो जाती है। बाज़ मरतबा वो चूँकि गर्मी है तो बाज़ मरतबा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो हम वैसे भी मना करते हैं और फिर शुगर के मरीज़ों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपके पास ज़मज़म है, ज़मज़म तो जिस मकसद के लिए पिएँ अल्लाह ताला वो मकसद पूरा करते हैं, तो इससे बढ़कर मशरूब क्या हो सकता है कि जिसको ज़मज़म मिल जाए, तो वो ज़मज़म पिए और कोई मशरूब पे हमारा दिल ही ना जाए और हमारे लिए नुकसानदेह हैं सारे मशरूबात। ये ज़मज़म जो है वो पिएँ, वो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा नेमत दी है वहाँ, तो वो इस्तेमाल करें। तो शुगर को कंट्रोल करने के उसूल वही रहेंगे वहाँ भी। वहाँ चूँकि चलना ज़्यादा है तो लो होने का ज़्यादा ख़तरा है, जिनकी नॉर्मल चल रही है या लो चल रही है। हाई होने में डाइट का ज़्यादा रोल होता है। तो अगर डाइट को आप प्रॉपर डाइट वहाँ भी लें और उसमें बदपरहेज़ी ना करें तो इंशाल्लाह शुगर हाई से भी बचेगी, लो से भी बचेगी। जैसे कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं स्पेसिफिकली जिनसे जो है वो शुगर लो होने का बहुत जी। खर्चा होता है, तो क्या आप उनको नेम कर सकते हैं या हम लोग उनको बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली ये जो मेडिकेशंस अगर जो पेशेंट ले रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा केयरफुली उनको लें, ताकि अगर वो हाइपोज हो रहे हैं तो एटलीस्ट जी। में पता हो। ख़ास तौर पे जो इंसुलिन पे जी। पेशेंट्स होते हैं जी। उनको ज़रा ये एहतमाल रहता है कि अगर खाना वक्त पे ना हुआ या मुशक्क़त ज़्यादा हुई और खाना डिले हो गया या खाना कम खाया, खाना हम्म। मिजाज का नहीं मिला, तो फिर उसमें खाना तो लाजमी है,
वरना शुगर लो हो जाएगी, ख़ासतौर पे इंसुलिन वाले लोग और जो सल्फोनाइल यूरिया यानी जैसे मुख्तलिफ दवाएं आती हैं आपको मालूम है, तो वो ऐसी दवाएं जिसमें आमतौर पे क्लीमीपिराइड है या ग्लीक्लाजाइड है, ग्लिबेनक्लामाइड। बेंक्लमाइड जी, है, इस तरह की दवाएं जो लेते हैं सही। उनके अंदर शुगर लो होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा एहतमाम से खाना वक्त पे खाना है, और जिस दिन मुशक्क़त ज़्यादा है उस दिन अपना डोज कम लेना है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि डायबिटिक फुट, Yeah. कि उसमें बताएं कि पेशेंट्स में ऑब्वियसली जैसे आपने पहले ही बताया कि न्यूरोपैथी होती है, Yeah. तो इसकी वजह से उनको कुछ पता भी नहीं चलता है, ज़ख़म हो जाते हैं, उनको टाइमली पता नहीं लगता है कि उनका ज़ख़म इतना ख़राब हो गया, तो व्हाट डू यू सजेस्ट उस? ये बहुत अहम सवाल है, और बहुत हमारे तो चूँकि हम डायबिटिक फुट बहुत देखते हैं और हमारा ये स्पेशलिटी है, तो इसमें हम मरीज़ों को ये कहना चाहेंगे कि जैसे मैंने कहा असेसमेंट पहले हो जाएगी, पता चल जाएगा न्यूरोपैथी है। अब न्यूरोपैथी जिनको है यानी असाबी कमज़ोरी है, ऐसे लोग ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। तो उनको अगर लंबा चलने का मौका आ रहा है तो वो चाहें तो व्हील चेयर इस्तेमाल करें। लंबी वॉक जो है ना, जिनको न्यूरोपैथी है वो ना करें, इससे नुकसान होने का ख़तरा है। बाकी नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलना, चूँकि न्यूरोपैथी के पेशेंट्स को पता ही नहीं चलेगा। गर्म ज़मीन होगी तो हरम के अंदर तो ठंडी ज़मीन है, मताफ में तो ठंडी ज़मीन है, लेकिन बाहर का जो सहन है वो गर्म है, और वो उसकी उस पे नंगे पैर चलेंगे तो आबले पड़ जाएंगे, वो ज़ख़म बन जाएंगे, फिर वो अल्सर बन के बहुत सारा आगे कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। हमने जो स्टडी की थी, इसको पब्लिश भी है वो स्टडी, जिसमें 19% लोगों को फुट का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को कोई इंजरी हो गई। अब वहाँ व्हील चेयर्स चल रही होती हैं, किसी को व्हील चेयर लग गई, रश में गए तो रश के अंदर किसी का पैर लग गया, किसी से ठोकर लग गई। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ इज़्दिहाम में ना जाएं। तवाफ़ करते हैं तो कोशिश करें कि जिस वक्त रश कम हो, अगरचे हज के मौके पे ऐसा मौका कम मिलता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें जिस वक्त लोग कम हों उस वक्त तवाफ़ करें, उस वक्त सही करें। अगरचे मुमकिन बाज़ बता नहीं होता, लेकिन कोशिश अपने आप को बचाने की, पैरों को ख़ास तौर पे बचाने की कोशिश करें। अगर पैर ड्राई हो रहे हैं उस पे कोई रोगन लगाएं। पैरों के अंदर अगर कोई भी लाली नज़र आ रही है, कोई सूजन नज़र आ रही है, कोई ठोकर लगी, कोई चोट लगी, फ़ौरन करीबी क्लिनिक पे जाके फ़ौरन दिखाएं। अपने साथ एक एंटीबायोटिक का कोर्स लेके जाएं, जो फ़ौरन ही अगर लाली कहीं नज़र आ रही है तो फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू कर दें, ताकि कोई नासूर ना बन ज़ख़म, जाए, सही, ज़ख़म ज़्यादा गहरा ना हो जाए। ठीक और है। खूब ख्याल रखें। इसमें ये भी है कि यहाँ से जब चप्पल लेंगे या जूता लेंगे एग्ज़ैक्टली। वो कैसा हो, जी। क्योंकि वो कुशादा होना चाहिए। और एहराम की हालत में चूँकि ये मखसूस चप्पल इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिससे वो एक मखसूस हड्डियों को ओपन रखना होता है मर्दों के लिए। औरतों के लिए कोई मसला नहीं है, वो तो कोई भी जूता पहन सकती हैं। तो वो कुशादा जूता पहने, आगे से कुशादा हो, टाइट ना हो। और मर्द भी हज़रात तो एहराम के दिनों में वो चप्पल जो हम कैंची चप्पल कहते हैं या दो पट्टी की चप्पल कहते हैं, जी। ये आमतौर पे लोग जी, जी, पहनते जी, हैं। जी। तो ये वैसे हम शुगर के मरीज़ों को तो मना करते हैं, हुँ। लेकिन एहराम की हालत में कोई और चप्पल जिसके अंदर एहराम की शराइत पूरी हो जाए उमूमन मुमकिन नहीं होता, तो फिर ये पहन सकते हैं, लेकिन ये उसी वक्त है जब एहराम की हालत में है। और यानी अपने जब बैठे हुए हैं तो उस वक्त तो चप्पल नहीं पहनेंगे हुँ। बिना के मैदान हुँ, में, या हुँ, ये तो हुँ, उसी वक्त होगा जब ये चल के कहीं जा रहे हैं, हुँ, तो उस वक्त चप्पल पहनेंगे। तो लेकिन नंगे पैर तो बिल्कुल हुँ, नहीं, ना हुँ, घर में, ना कमरे हुँ। में, ना मिना में, ना कहीं भी नंगे पैर नहीं चलना, कोशिश करके। और जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है फ़ौरन। अच्छा, जूते की बात हो रही, तो जूता जो है वो एक साइज़ बड़ा लें, और हुँ, वो शाम में लें, ताकि दिन में चूँकि स्वेलिंग डेवलप होती है, तो सुबह का जूता अगर ले लिया तो वो शाम को टाइट हो जाएगा। तो हुँ। इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि शाम में जूता लें, ताकि वो थोड़ा-सा कुशादा हो, और वो अ, यानी ऐसा ना हो कि टाइट उसे फँस जाए। और जूते को यहीं से पहनना या चप्पल यहीं से पहनना शुरू करें, क्योंकि नया जूता वहाँ जाके या चप्पल पहनेंगे तो वो ज़ख़म कर देगा। यहाँ से उसकी आदत हो पहनने की, तो वो यहीं से पहनना शुरू कर दें। अच्छा, वैसे तो रेगुलर जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग बताते हैं कि एवरी डे आपने अपनी फुट असेसमेंट करनी होती है सोने से पहले, तो हाउ फ्रीक्वेंटली वुड यू रिकमेंड कि मतलब? देखिए,
बहुत अच्छा तो ये है कि आप वज़ू 5 मरतबा कर रहे हैं सही, तो उसमें नमाज़ों ही के लिए, अपना अपने ठीक। पैर को देख सकते हैं सही, सही, और शीशा रख के अपने पैर का तलवा भी देख सकते हैं। सही, शीशा अगर साथ हो तो ठीक, आप शीशे में देख लें कि पैर के नीचे कुछ ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आ रही ठीक। और ख़ुद से मुआयना कर सकते हैं। नाख़ून के भी देख सकते हैं, नाख़ून उँगलियों के दरमियान को भी देख सकते हैं। यानी फुट को प्रॉपर देखते हैं, फुट का असेसमेंट। बचाना यानी हम बाज़ लोग कहते हैं कि चेहरे से भी ज़्यादा फुट की केयर जी, करें। तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए वहाँ ख़ास तौर पे करनी है ताकि ज़ख़म कोई ना हो जाए और पैर का फिर मसला ज़्यादा लंबा ना हो ठीक जाए। है। अच्छा सर, एक और कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हमारे पास जो गर्मी है और ये सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से जी, हीट स्ट्रोक इज़ वन ऑफ जी। द थिंग्स। तो हाउ टू प्रिवेंट? जी हाँ, ये गर्मी का मौसम है और मई का हज है तो इसमें काफ़ी गर्मी होगी और इसलिए जितने भी अरकान हैं कोशिश करके वो शेडेड एरिया में शेडेड वक्त में जिसमें शेड होता है या सूरज अपने आबोताब से नहीं होता ऐसे वक्त करें। शाम में और मस्तूरात तो शाम में भी कर सकते हैं हुँ, और बाकी लोग जो हैं वो ठंडे पहर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब सूरज बिल्कुल पीक पे होता है उस वक्त ना करें और अपने साथ छतरी जैसे पहले ज़िक्र किया था कि छतरी साथ रखें, अपने साथ पानी पानी की बॉटल, रखें हर वक़्त सही। और 2-3 लीटर तो कम से कम पानी को पीने की ज़रूरत रहती है। अपने साथ रखें पानी की बोतल और पानी हमेशा वाफ़िर मिक़दार में अपने साथ रखें और पिएँ, चाहे प्यास लगे या ना लगे, लगेगी प्यास वहाँ तो, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी पीना है, चाहे प्यास लगे ना लगे, अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें। ये बहुत ज़रूरी है गर्मी से बचने के लिए और छतरी का इस्तेमाल करें। ये सब तदाबीर हैं जिसमें हम इन चीज़ों से बच हाँ, किसी का हीट एक्सपोज़र हो गया हुँ, तो अब उसके सर में दर्द हो रहा है, हुँ, चक्कर आ रहे हैं और हाई टेम्परेचर हो गया हुँ, है और पसीना भी नहीं आ रहा। तो हुँ, ये बहुत ही ख़तरनाक हीट सिचुएशन स्ट्रोक, है तो उसको जी। फ़ौरन उस जगह से चला जाना चाहिए, फ़ौरन उसको किसी क्लिनिक पे, किसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में में। करीबी सर्विस पे ले जाएँ और उसको कूलिंग की ज़रूरत होगी। तो इसलिए फ़ौरन वहाँ ये इमरजेंसी किया जाए, के उसमें ये देर नहीं की जाए कि भई अब स कुछ और अलामात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा सर, एक और हम लोग टर्म यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, सिक डे रूल्स। तो थोड़ा-सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब भी करें और उसके बाद बताएँ कि हाउ वुड अ डायबिटिक पेशेंट कॉम्बैट विद दैट? सिक डे रूल यही है कि पेशेंट अगर डायबिटीज़ का मरीज़ कोई और बीमारी हो गई, इसको मोशन लग गए, डायरिया वॉमिटिंग्स हो गई, फ़ीवर हो गया, इस तरह की कि वो खा पी नहीं सकता। हुँ, हुँ, अब ऐसी सूरत में उसको कुछ ना कुछ लेते रहना है लिक्विड्स के फॉर्म में। अगर वो नहीं ले पा रहा और उल्टियाँ इतनी हो रही हैं तो फिर करीबी हॉस्पिटल में उसको फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसको फिर ड्रिप लगानी पड़ेगी और इंसुलिन या उससे उसकी शुगर को कंट्रोल एडजस्टेड, करना होगा। जी हाँ। सही। तो इसलिए ये नहीं है कि ज़्यादा इसमें देर लगानी चाहिए। ख़ास तौर पर टाइप 1 की अगर डायबिटीज़ हुँ, है जिनको इंसुलिन ही लगती है, उनका इलाज ही इंसुलिन से होता है, तो उन लोगों को इंसुलिन वो छोड़ भी नहीं सकते और खाना खाए बगैर इंसुलिन लगा भी नहीं सकते। तो हुँ, ऐसे लोगों को फिर फ़ौरन हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर लिक्विड से उनका मामला हल नहीं हो रहा और लिक्विड भी नहीं ले पा रहे, तो फिर उनको दायरे के हॉस्पिटल में जाके ड्रिप्स लगानी होंगी, शुगर कंट्रोल करनी होगी। ठीक है। अच्छा सर, बस वन लास्ट क्वेश्चन। हज का बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। अब हज के बाद हमारे पास आती है बकरा ईद। तो बकरा ईद में ऑब्वियसली लोग क्योंकि खुशी है तो गोश्त है और ये सब चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली वाफिर मकदार में वो लोग खाते हैं। तो उसमें कैसे हम लोग कंट्रोल तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करें कि जिसकी वजह से शुगर्स भी स्पाइक ना करें और इसके अलावा जो है वो हम लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हो जाएं। सो मतलब ऐसे क्या, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दैट? देखिए मतलब ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है ना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो इसलिए गोश्त भी आदमी ले सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम रेड मीट को जैसे उमूमन इस बकरीद में तो ज़्यादा हुँ, मटन होता है या बीफ होता है, तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में तो हम शुगर के मरीज़ को वैसे भी मना करते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह हुँ, से कि इसमें हुँ। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो ले सकते हैं लिमिट के साथ, लेने में कोई हर्ज नहीं है। असल मसला तो रोटी का है, जो रोटी कितनी खा रहे हैं उसके साथ। और चावल। और चावल उसके साथ जी, कितने ले बिरयानी बन रही है तो सही। उसके साथ और चीज़ें लवाज़िमात जो लिए जाते हैं तो वो लवाज़िमात उसको खरीदा गोश्त बताते खुद इतना बुरा नहीं है गोश्त अगर कोई खाता है लेकिन गोश्त के साथ एक तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हुँ, है रेड मीट के अंदर
और यूरिक एसिड जिनकी ज़्यादा रहती है उनके लिए भी हम्म। ज़रा ये मसला बन सकता है। तो ज़्यादती किसी की चीज़ की भी सही नहीं होती। तो एतदाल का रास्ता इख्तियार करें तो ये कुर्बानी का गोश्त भी खाएँ, कीमा भी खाएँ। इतने सारे दिन होते हैं तो दिनों में तक़सीम करके खा लें। एक ही साथ सारा खाना तो ज़रूरी नहीं है, तो तक़सीम करके खाएँ। तली हुई चीज़ें ना खाएँ। गोश्त को वैसे भून के खा सकते हैं, उसके टिक्के बना सकते हैं, उसको सिका हुआ खा सकते हैं, फ्राई करना ज़रूरी नहीं है, तेल वाले सालन में बनाना ज़रूरी नहीं है। तो गोश्त को खाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्मीवर का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हमने बहुत ब्रीफली हज और उसकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में बताना चाहा। आई होप इसको और इसके तवस्सुल से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो कि या तो हज पे हैं या तो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। थैंक यू सो मच सर।